हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड और IRDAI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है, और आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब कुछ इसमें कवर कराया गया है जो भी इंडियन इकोनॉमी में आता है। इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, स्कीम्स जो इकोनॉमिक से संबंधित हैं, और जो एस्पिरेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स उससे क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इन वीडियो कोर्सेज में और PDF कोर्सेज में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, हालांकि दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है, पर ये अलग अलग है। जैसे करंट अफेयर्स का 1 साल वाला अलग है और ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स अलग है। अलग अलग बाय करना होता है। कहाँ से करेंगे बाय? करंट अफेयर्स फंडा ऐप से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और ये कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें कि जो हमारी ऐप है करंट अफेयर्स फंडा ऐप, इसे आप अपडेट कर लीजिए। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तभी आप सही रूप से इसको स्मूथली रन कर पाएंगे ऐप को। तो एक बार अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा इसको यूज़ करने से पहले। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमानों को घटाकर क्रम से 6.3% और कितना प्रतिशत कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस हैज लोवर्ड इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया फॉर दिस ईयर एंड द नेक्स्ट टू 6.3% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन है 6%, 6.1%, 6.2% और 6.4%। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the name of the ancient stitched sail ship recently inducted by the Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए पाल वाले जहाज का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INSV कौंडिन्य। इंडियन नेवी ने फॉर्मली एंशियंट, एक पुरानी स्टिच्ड शिप है उसको, जिसका नाम रखा गया है NSV कौंडिन्य, इसको इंडक्ट कर लिया है नवल बेस कारवार में। तो INSV कौंडिन्य ये एक स्टिच्ड सेल शिप है, यानी कि इसको सिला गया है। जो लकड़ी के फट्टे होते हैं ना, उनको सिला गया है, जो कोयर वाली जो रोप होती है, ठीक है, उससे। और 5th सेंचुरी की ये शिप जो डिपिक्ट है अजंता केव्स की पेंटिंग्स में, तो उसके जैसी बनाई गई है। अजंता केव्स है ना, वहाँ पर पेंटिंग्स हैं 5th सेंचुरी की, तो उसमें डिपिक्ट की गई है इस तरह की शिप, तो वो बनाई गई है कौंडिन्य।
और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी वो एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करके की गई थी जुलाई 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी और होदी इनोवेशंस के बीच में। फंडिंग इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दी है। कौंडिन्य के नाम पर ये शिप रखी गई। कौंडिन्य कौन है? इंडियन मैरिनर रहे हैं जो इंडियन ओशन से साउथ ईस्ट एशिया तक जिन्होंने सेलिंग की है, ठीक है, तैर कर गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल? भारत के पहले मानव चालित पनडुब्बी वाहन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मत्स्य। देखिए मत्स्य जो कि इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है, 6000 मीटर डीप ओशन मिशन के लिए बनाया गया है, समुद्री यान के लिए। 3 साइंटिस्ट भी इसमें रहने वाले हैं। ये 2026 के एंड तक लॉन्च होगा, ऐसा अपडेट आया है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को, पर अपडेट ये आया कि 2026 के एंड तक इसको लॉन्च करेंगे। तो ये मिशन जो है डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा चलाया गया है। तो 6000 मीटर डीप ओशन में जाएगा। एक इस तरह से देख सकते हैं, ये जो बॉक्स से देख रहे हो ना, ब्लैक बॉक्स टाइप का टाइटेनियम का बना हुआ है। नीचे जाएगा 3 साइंटिस्ट के साथ, वो लोग वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, ये मेन एजेंसी होगी जो समुद्रयान मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी। और देखा जाएगा किस तरह से एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर को किस तरह से बियर कर पाता है डीपर ओशियन में। और जिसका हल है, जो बाहर की बॉडी है, पूरा टाइटेनियम की बनी है। प्राइमरी एम क्या है इस मिशन का? जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, जो मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन हाइड्रोक्साइड, इन सब से बने होते हैं। वेयर विल द थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, नीस, फ्रांस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्बेसी ऑफ फ्रांस और एम्बेसी ऑफ कोस्टारिका के साथ मिलकर हाल ही में नई दिल्ली में सेकंड ब्लू टॉक्स होस्ट की हैं। तो ये जो सेकंड ब्लू टॉक्स हैं, ये जो थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाली है नीस फ्रांस में 9 से 13 जून के बीच में, तो उसके लिए एक जैसे कहते हैं ना माहौल सेटअप करेगी। द फोरम एम टू एक्सलेट एक्शन एंड गैल्वनाइज कंक्रीट कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ आवर ओशन डायरेक्टली अलाइन विद द UNOC3 थीम। Which country will chair the Asian Productivity Organization during 2025-26? 2025-26 के दौरान एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है 2025-26 टर्म के लिए। हाल ही में जकार्ता इंडोनेशिया में 67वां सेशन हुआ है गवर्निंग बॉडी मीटिंग का, इसी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। वहाँ पर फैसला लिया गया है। जो ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स टोक्यो जापान में है। और प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट को ये प्रमोट करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकॉन्ग, इंडिया, ये सभी देश हैं इसमें शामिल। Which Indian state has been officially declared fully literate in 2025? किस भारतीय राज्य को 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिजोरम। चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम लालदोमा, इन्होंने ऑफिशियली मिजोरम को एक फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया है, पूर्ण साक्षर स्टेट इसको घोषित किया है। इस तरह से पहला स्टेट बनता है भारत में जिसने फुल लिटरेसी प्राप्त कर ली है। आपको बता दें इस स्टेटहुड मिज़ोरम को दिया गया था 20 फरवरी 1987 को। जोग्राफिकल एरिया बताया गया इसका 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है और 2011 सेंसस के हिसाब से इसका लिटरेसी रेट 91.33% है, यानी कि भारत में तीसरे नंबर पर था 2011 सेंसस के हिसाब से। और एक प्रोग्राम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको इम्प्लीमेंट किया गया राज्य में और अब फुली लिटरेसी इसने प्राप्त कर ली है। एक डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट किया गया पूरे राज्य में अगस्त सितंबर 2023 तक और 3026 नॉन लिटरेट्स पाए गए। इनमें से जो 1692 लर्नर्स हैं उनको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इंगेज किया गया। इस तरह से मिज़ोरम ने फुल लिटरेसी मार्क प्राप्त कर लिया, यानी कि 95% से ज़्यादा लिटरेसी रेट इसका हो गया है। इसका मतलब फुली लिटरेट ये बन गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर आप न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का ही एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से 2027 तक चलाई जा रही है। और
ये स्कीम जो आप हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसमें हम एडल्ट्स को टारगेट कर रहे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, उनको दोबारा किस तरह से स्कूल में जोड़ा जाए। 5 कंपोनेंट्स हैं इसके: फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। विच कंट्री डिड इंडिया सरपास टू बिकम द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर? भारत किस देश को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। भारत ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है राइस का 2024-25 क्रॉप सीजन के लिए। चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो जो एस्टिमेटेड राइस आउटपुट है भारत का वो 149 मिलियन टन्स का बताया जा रहा है जून 2025 एंड तक। बाकी वही कंबाइंड एक्रेज ऑफ पैडी इन 3 सीजन, खरीफ रबी शायद ये 47.83 मिलियन हेक्टेयर्स था 2023-24 में, जो कि बढ़कर 51 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है। हाउ मैनी न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश? सरकार ने कितनी नई बहुराज्य सहकारी समितियाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 3। तो गवर्नमेंट ने 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है। और किस चीज़ के लिए? एनिमल फीड प्रोडक्शन, डिजीज़ कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डेवलपिंग काउ डंग मैनेजमेंट मॉडल्स, सर्कुलर यूज़ ऑफ डेड कैटल रिमेन्स, इन सभी के लिए। अच्छा, इस आर्टिकल में पीआईबी का आर्टिकल था, इसमें ये भी बताया गया कि जो चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के विनेश शाह हैं और नाबार्ड के चेयरमैन साची केवी हैं। What is the name of the new scheme launched by Spices Board for Financial Year 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मसाला बोर्ड द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है स्पाइस्ड। द स्पाइसेस बोर्ड इसने सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम, इसको लॉन्च किया है फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। द स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट्स एमिंग टू इनहेंस सस्टेनेबिलिटी, फोस्टर इनोवेशन एंड प्रमोट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडियन स्पाइसेस सेक्टर। स्कीम का मकसद क्या है? जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करना, स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम जो छोटी और बड़ी इलायची होती है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस की क्वालिटी को बढ़ाना, और जो वैल्यू एडेड जो जीआई टैग्ड है या फिर ऑर्गेनिक स्पाइसेस है उनको एक्सपोर्ट को बढ़ाना। स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कोची केरल में है। ये आपको याद होना चाहिए, स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इफ़को साइंड एन MOU विद टू सपोर्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया? भारत में किसान उत्पादक संगठनों को समर्थन देने के लिए इफ़को ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है FDRVC, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स के साथ, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इसके जरिए इसका मकसद क्या है? जो प्रोफेशनली मैनेज एंड प्रोड्यूसर ओन कलेक्टिव एंटरप्राइज है उनको सपोर्ट करना, उनको प्रमोट करना, ताकि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश भर में उनको एम्पावर किया जा सके। As part of the collaboration, IFFCO will supply innovative nano-fertilizers, biostimulants, specialty fertilizers and organic inputs such as biofertilizers and biodecomposers to FPOs associated with FDRVC. How much net did the RBI buy in the spot foreign exchange market in March? मार्च माह में RBI ने स्पॉट विदेशी मुद्रा बाजार में कितनी शुद्ध खरीद की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 14.36 बिलियन US डॉलर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेट 14.36 बिलियन US डॉलर बाई किया है स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मार्च के महीने में इस साल, और 41.52 बिलियन US डॉलर परचेज़ किया था इसने, और सोल्ड कितना किया? 27.16 बिलियन US डॉलर। तो नेट कितना आ गया जब घटा देंगे इसमें? तो 14.36 बिलियन US डॉलर। सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द स्पॉट एंड फॉरेन मार्केट्स टू कर्ब एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। What is the amount of penalty imposed on Eco General Insurance? Eco General Insurance पर लगाया गया जुर्माना कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 करोड़ रुपीज़। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है एको जनरल इंश्योरेंस पर, और कारण भी बताया गया है कि इसने जो प्रोविजंस हैं आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़, साथ ही साथ जो पेमेंट्स ऑफ कमीशन और रिम्यूनरेशन और रिवॉर्ड से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया। हु लॉन्च द न्यू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल? नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने नया
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है नई दिल्ली में, और ये इन्हेंस्ड फंक्शनैलिटी, एडवांस सिक्योरिटी और यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है जो भी एग्जिस्टिंग 5 मिलियन से ज़्यादा OCI कार्ड होल्डर्स हैं और जो नए यूज़र्स हैं। OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके 2005 में। ठीक है, तो इस स्कीम के जरिए जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है या जिन्हें हम बोलते हैं PIO, उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह रजिस्टर्ड किया जाता है, बशर्ते वो भारत के सिटीजन रहे हों 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। Researchers from which institute have created a new catalyst designed to make crucial oxygen-related catalytic reactions faster, more affordable and efficient। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण ऑक्सीजन संबंधी उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं को तेज, अधिक किफ़ायती और कुशल बनाने के लिए एक नया उत्प्रेरक बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। देखिए, जो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के रिसर्चर्स हैं, ठीक है, एक बेंगलुरु बेस्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। इन्होंने एक नया कैटलिस्ट डिज़ाइन किया है टू मेक क्रूशियल ऑक्सीजन रिलेटेड कैटालिटिक रिएक्शंस फास्टर, मोर अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट। जो ऑक्सीजन रिलेटेड कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं ताकि वो फास्ट बन सके, मोर अफोर्डेबल बन सके और एफिशिएंट बन सकें। ट्रेडिशनली क्या अब तक होता है, जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं इन प्रोसेस में वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रीसियस मेटल्स को यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम और रुथेनियम, तो इससे कॉस्टली बन जाता है पूरा प्रोसेस। पर अब जो ये सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज है, इन्होंने एक नया कैटलिस्ट डेवलप किया है जो निकल सेलेनाइड को यूज़ करता है। तो इससे ना केवल कॉस्ट घट रही है बल्कि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। थोड़ा इसमें आयरन भी मिलाया गया है। तो जो ये टीम है पूरी साइंटिस्ट की, इन्होंने एक स्पेशल मटेरियल जिसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है, इसके साथ इसकी शुरुआत की है। ये एक पोरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, केमिकल रिएक्शंस में काफ़ी यूजफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर? निम्नलिखित में से किसने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस किया है साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है FRI, एक रिस्क बेस्ड मैट्रिक है जिसमें मोबाइल नंबर को अलग अलग लेवल पर कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया है, जैसे मीडियम, हाई या फिर वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। मतलब अलग अलग नंबर आते हैं ना, जैसे हम देखते हैं स्कैम होते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा हाई रिस्क की नंबर है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है केवल, तो ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए जो इनपुट्स लिए गए हैं अलग अलग एजेंसी से, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो चक्षु प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इट इम्पावर्स स्टेक होल्डर्स स्पेशली बैंक्स, NBFCs and UPI सर्विस प्रोवाइडर्स टू प्रायोरिटाइज इन्फोर्समेंट एंड टेक एडिशनल कस्टमर प्रोटेक्शन मेजर्स इन केस ऑफ मोबाइल नंबर हैज़ हाई रिस्क। Central Revenues Control Laboratory signed MOU with which IIT to strengthen scientific capabilities and promote ease of doing business। केंद्र राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला ने वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है, IIT दिल्ली। तो सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ MOU साइन किया है, ठीक है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। बाकी आपको बता दीजिए सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी ये एक अपेक्स साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत आती है। 12 रेवेन्यू लेबोरेटरीज है पूरे देश भर में। हु वॉज MR श्रीनिवासन हु पास्ड अवे रिसेंटली? MR श्रीनिवासन जिनका हाल में निधन हो गया, कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। MR श्रीनिवासन ये फॉर्मर चेयरमैन रहे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और सेक्रेटरी रहे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। इनका निधन हो गया है 95 वर्ष की उम्र में। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी जब इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, और इसने अपनी क्रिटिकलिटी अचीव की 1956 में। साथ ही ये फाउंडर चेयरमैन भी बने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं, डॉक्टर जयंत नार्लिकर जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट रहे हैं। इनका निधन हो गया 86 की एज में, और ये बिग बैंग थ्योरी के अल्टरनेटिव देने के लिए जाने जाते थे।
टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। वेयर इज घोघा बीच, गुजरात। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट? आंसर इज मंगलयान। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया inaugurated the first ever Khelo India beach games at Goga Beach in the Gogla Beach in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Which country remains the fastest growing large economy as per the United Nations World Economic Situation and Prospectus Mid-Year Report? Answer is India. What was the code name for the Indian military operation launched in April 1984 to secure strategic heights on Siachen with the deployment of troops? Answer is Operation Meghdoot. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड बी डे 2025? वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हेल्ड? वेयर वाज द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड? इंडियाज इंटरवेंशन इन द 1988 कू अटेम्प्ट इन मालदीव्स वाज कोऑर्डिनेटेड। क्या ऑपरेशन का नाम था ये बताना है। ऑपरेशन कैक्टस लिली ऑल्सो नोन एज मेघना हेली ब्रिज और क्रॉसिंग ऑफ द मेघना वाज एन एयर असॉल्ट ऑपरेशन कंडक्टेड इन दिस ईयर ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।